हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय टुडेस टॉपिक इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। तो आज की वीडियो में डिस्कशन होने वाली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन होने वाली है, जिसको जो कि है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में। रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पर हमें ओसवाल इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 एंड 11 का डाटा दिया हुआ है। तो हमें इन स्टेटमेंट्स में चेंजेस को एनालाइज करना है एंड फिर इंटरप्रेट करना है। इसके लिए हम फर्स्ट परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर कॉलम्स में कौन कौन सी आइटम लिखेंगे जी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम बनेंगे 2010 एंड 2011 का, जिसमें डाटा लिखा जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसमें कि हम दोनों ईयर्स 2010 एंड 2011 में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। एंड इस कॉलम में हम लिखेंगे जो 2 ईयर्स के डाटा में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ना, उसको परसेंटेज में लिखेंगे। क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट सेल्स दी हुई है। सेल्स है 2010 की 9,82,400 एंड 11 की है 7,27,650। तो सेल्स हमें दी हुई है। सेल्स में हमें डिस्काउंट दिया हुआ है एंड रिटर्न्स हैं जो सेल रिटर्न हुई है। सेल में से सेल डिस्काउंट एंड रिटर्न्स लेस करेंगे तो 2010 का सेल्स नेट सेल्स निकल कर आएगी। एंड जब हम 2011 की जितनी सेल्स है एंड सेल पर हमें जितना डिस्काउंट मिला है एंड हमने जितने रिटर्न्स किया उसको लेस करने के बाद सेल्स पर जो हमें रिटर्न्स और डिस्काउंट लेस करेंगे वो है 2011 का 11,750 एंड जेट इस 7,27,650 में से लेस करने से बनेगा 7,15,900 अमाउंट। सो अभी हमें जैसे हमें इन्होंने दिया हुआ है तो हमें जस्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लिखेंगे 2010 की एंड 11 की लिखेंगे 7,15,900। तो इन दोनों कॉलम्स 2010 में से 2011 को लेस करेंगे तो बनेगा सी कॉलम, जिसमें हमें 2010 से हम जब 2011 में गए तो कितना डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितनी 2010 में हमारे पास नेट सेल्स ज्यादा थी एंड 2011 में कम हो गई, तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो इसका एनालाइज ये है कि हमारे जब हम 2010 से 2011 में हमारे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्रीज हो रहे हैं 26.13। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक और डाउट होगा कि हमने यहाँ पर सेल्स का अमाउंट हमें यहाँ दिया हुआ है 9,82,400 एंड यहाँ पर 2011 का दिया है 7,27,650, बट हमने जे नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स का परफॉर्मा इसमें हम नेट सेल्स लेते हैं ना कि सेल्स। तो नेट सेल्स जब हमें जहां दी हुई है कि नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स 2010 की एंड 2011 की हमें जहां जो दी गई है हम वो लेंगे ना कि सेल्स, क्योंकि सेल में से जो हमने रिटर्न्स किए एंड सेल्स पर सेल करने पर हमें जो डिस्काउंट मिला हम वो लेस करेंगे। वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो है नेट सेल का। तो 2010 का हमने लिख लिया एंड 2011 का 7,15,900 लिख लिया। उसके बाद ऐड नेक्स्ट परफॉर्मा है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है जहाँ पर ऐड अदर इनकम्स ऐड करेंगे। यहाँ पर अदर इनकम्स नहीं है तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड हेडिंग को ऐड करके जहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स होता है कि जो हम हमारे बिजनेस में ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उन ऑपरेशन से हमें जो रिवेन्यू होती है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस करेंगे अदर इनकम्स। ऐड करने के बाद अदर इनकम्स जहां नहीं है हमारी जो यहाँ अमाउंट वही आएगा। टोटल रिवेन्यू का अमाउंट हम लिखेंगे। टोटल रिवेन्यू 2010 की एंड 2011 की बनी 7,15,900 एंड तो यहाँ पर हम दोनों ईयर्स में जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2011 में 2010 के मुकाबले डिक्रीज हुआ है टू 26.13%। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल एक्सपेंसेस जो है 2010 का 70,700 एंड 2011 का 53,215। तो वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जर्नल एक्सपेंसेस 70,700 एंड 53,215। यहाँ पर भी 2011 में डिक्रीज हुआ है 2010 के मुकाबले। 11 में 2010 के मुकाबले कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर हुआ तो डिक्रीज है। तो यहाँ पर
24.73% डिक्रीज हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 2010 का 1,78,250 एंड 2011 का 1,62,440। तो वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस 2010 का 1,78,250 एंड 2011 का 1,62,440। फिर इनका हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर भी 2011 में 2010 के मुकाबले डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमें देखना हो कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है 8.86% डिक्रीज हुआ है। में से लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट हम लेस करेंगे। तो 2010 में 17,215 एंड 2011 में 21,600। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे अदर एक्सपेंसेस का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट लिखेंगे 17,215 एंड 2011 का लिखेंगे 21,600। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पर हुआ है इंक्रीज 2011 में तो 4,385 एंड जो इंक्रीज हुआ है 2011 में 2010 के मुकाबले 25.47%। तो ये सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद हम इसका टोटल एक्सपेंसेस करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस एंड जो इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस बनेंगे। तो यहाँ पर हम इन टोटल जितने एक्सपेंसेस हैं, जहां हमने एक्सपेंसेस के हेडिंग से लिखने शुरू किए, तो जितने एक्सपेंसेस को हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो यहाँ पर टोटल है एंड जहां पर टोटल 2011 का जितना टोटल एक्सपेंसेस है उसमें से लेस करेंगे टोटल 2010 का एक्सपेंसेस। 2011 का जितना एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस का टोटल है उसको लेस करेगा 2010 के एक्सपेंसेस के टोटल से। तो हमारा आ रहा है जो दोनों ईयर्स में 2010 एंड 11 में 2010 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2011 में हमारा डिक्रीज हुआ है 2,08,730। तो इसको अगर हम परसेंटेज में लिखना है तो हम लिखेंगे 23.60%। तो उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स लिखेंगे तो ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वैसे तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें जितने टोटल रिवेन्यू में से लेस करेंगे जितने हमारे एक्सपेंसेस है, टोटल रिवेन्यू में से लेस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो हमारा अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ये हमारे 2010 के एंड ये 2011 के। तो यहाँ पर हम दोनों ईयर्स में जितना इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ 2011 में डिक्रीज हुआ है 2010 के मुकाबले। तो यहाँ पर नेक्स्ट अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स यहाँ पर 2010 में लग रहा है 32,100 एंड 2011 में 16,000। तो हम ये कॉर्पोरेशन टैक्स भी लेस करेंगे 2010 का एंड 2011 का। एंड जहां पर दोनों में जितना डिफरेंस हो हम यहाँ गिवन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। मीन्स इसको हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। ये हमारा 2010 में हमें गिवन है 55,415 एंड 27,005। तो यही हमारा यहां तक सॉल्व करके इतना बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55,415 एंड 2011 का 27,005। तो अगर हम इन दोनों 27,005 में इसको लेस करेंगे 55,415 से, तो हमारा आएगा 28,410। तो अगर हम इसे परसेंटेज में लिखना तो हम लिखें 51.26%। पर मैंने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है, जिसमें मैंने 1 बाय 1 ये डिस्कस किया है कि फर्स्टली कि हम पर्टिकुलर कॉलम में कौन कौन सी आइटम लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि पर्टिकुलर कॉलम में हम कौन कौन सी आइटम लिखेंगे। तो उसके आगे नेक्स्ट हमने ये भी देखा 2000, इसके साथ हमने 2010 एंड 2011 में जो आइटम्स लिखे हमने वो भी नोट डाउन की। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम बनेगा जो कि इंक्रीज या डिक्रीज, जिसमें तो इंक्रीज या डिक्रीज लिखेंगे वो भी हमने साथ साथ समझा। बट अगर और समझते हैं कि हम जो कॉलम लिखे बनेगा कैसे, तो यहाँ पर 2011 का जितना अमाउंट है उसको लेस करेंगे 2010 के अमाउंट है, तो हमारा ये कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ये अमाउंट हम लिखेंगे। तो इसी तरह हम जो हमारा 2011 का जितना टोटल रेवेन्यू का टोटल बनता है उसको लेस करेंगे 2010 के टोटल में से, तो हमारा आएगा 2,53,240 रुपये।
2,53,240। तो उसके बाद नेक्स्ट हम हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा 2011 का जितने एक्सपेंसेस है उसको लेस करेंगे 2010 के एक्सपेंसेस से, तो हमारे हमारा जितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ वो हमें पता लग जाएगा। तो हमारे 2011 के जितने टोटल एक्सपेंसेस है उसको लेस करेंगे जितने हमारे 2010 के एक्सपेंसेस है, तो हमारे निकल कर आएंगे जितना हमारा इंक्रीज हुआ है नेक्स्ट ईयर में या डिक्रीज हुआ हमें ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2010 के जितने टोटल एक्सपेंसेस है 2010 के जितने एक्सपेंसेस इसको लेस करेंगे जब हम, तो हमारा जितना डिक्रीज हुआ उतना निकल कर आया जाएगा। तो जहाँ डिक्रीज है 2,08,730, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम इस अमाउंट को में से लेस करेंगे ये वाला अमाउंट, तो हमारे ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जे कॉलम तो हमने समझा कि हमने पर्टिकुलर कॉलम में कौन सी कैसे आइटम्स लिखेंगे, कौन कौन सी आइटम लिखेंगे। उसके बाद 2000 प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर्स के कॉलम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने इंक्रीज जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है हम वो लिखेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हम परसेंटेज कॉलम को कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमें इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में हमें जो वैल्यू दी होगी उसको अपॉन करेंगे प्रीवियस एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ लिखी है। तो इसके लिए फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी थी 26.13%, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो उसके बाद हमारी टोटल रेवेन्यू भी हमारी अदर इनकम्स ना होने की वजह से हमारी टोटल जितनी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नेट सेल थी उतनी ही हमारी टोटल रेवेन्यू है। 26.13% इसमें डिक्रीज हुआ है। उसके बाद जैसे हमने ये फाइंड किया कि टोटल रेवेन्यू को फाइंड किया कि हमने इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम में हमें जो वैल्यू थी उसके अपॉन किया हमने प्रीवियस ईयर में जितनी वैल्यूज लिखी हुई थी जितना अमाउंट लिखा था उसके अपॉन किया एंड उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको टोटल एक्सपेंसेस का भी कर बताती हूँ। बी है 625, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी 23.60 वैल्यू निकल कर आ गई। तो उसके बाद ऐसे ही करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो इसके लिए नेक्स्ट हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसका भी हमें ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। तो आगे हमें इन्होंने यहाँ पर एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने के लिए भी कहा गया है। तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि दोनों ईयर्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिक्रीज हुई है 26.13% एंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि डिक्रीज हुई है 29.2%। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस जो कि डिक्रीज हुए हैं 24.73%। उसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि डिक्रीज हुए हैं 8.86%। उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जहां तक डिक्रीज हो रहे थे बल्कि जो अदर एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं 25.47%। तो नेक्स्ट है जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज हुए हैं 23.60% एंड जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुई है 26.13%। उसके बाद अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट को देखें तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 51.26%। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमारा सिर्फ एक जगह पर अदर एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं 25.47%। तो हमारे यहाँ पर देयर हैज बीन, तो यहाँ पर हम एनालाइज करके ये इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा जो है 2011 में 2010 के मुकाबले डिक्रीज हो रहा है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। देयर हैज बीन डिक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमें इन्होंने क्वेश्चन के नीचे हेडिंग हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पर फेयर रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में, बट ये इन्होंने यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन वन बाय स्टेप वन आपको सॉल्व करके बताया। तो यहाँ पर ये भी बताया कि कहाँ पर कैसे डिक्रीज हो रहा है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम ये एनालाइज ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ये इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि देयर हैज बीन डिक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पर हमें इन्होंने एक आंसर की हिंट दी हुई थी कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज हो चल, जबकि ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस आंसर के मुताबिक अपना आंसर देखना चाहते हैं कि जो हम इस आंसर में आपका वही आंसर आ, तो आपको इस ईयर को 2011 लिखना होगा एंड इस ईयर को 2011, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली देखने से ही पता लग रहा है कि 2010 है एंड जो 2011 में डिक्रीज हो रहा है, ना कि कोई इंक्रीज हो रहा है। अगर आप अपने आंसर में इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज शो करना चाहते हैं तो आपको इस ईयर को 2011 रखना होगा एंड इस ईयर को 2010 रखना होगा, तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी में फेयर इंक्रीज होगा, नहीं तो वरना आपका प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है। मैंने 1 बाय 1 इसको सॉल्व करके बताया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर था। मैंने ये क्वेश्चन अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई टॉपिक नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।